स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। आज की हमारी कहानी कुछ इस तरह से है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अम्मा 70 साल की बूढ़ी माँ, जिनके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें और अनुभव की छापें साफ दिखती थी, धीरे धीरे अपने कमरे से निकलकर रसोई की तरफ बढ़ी। शरीर में इतना दम नहीं था कि वो एक कदम भी ठीक से चल सके, लेकिन फिर भी वो बहू और बेटे के लिए कुछ करना चाहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनके इस छोटे से प्रयास से उनके बेटे और बहू का दिल पिघल जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से हालात बदल चुके थे। नीता, उनकी बहू, रसोई में अपने फ़ोन पर व्यस्त थी। जैसे ही उसने अम्मा को अंदर आते देखे, उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। नीता को अपनी सास अम्मा से बेहद नफरत थी। उसने कभी इस बात को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। अम्मा ने उसके आने से पहले ही पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके कांपते हुए हाथ से गिलास गिर गया और पानी फर्श पर फैल गया। क्या आप कभी ढंग से कुछ कर सकती हैं? नीता चिल्लाई। आपकी उम्र हो गई है, आपको अब आराम करना चाहिए। ये सब काम मेरे बस का है, आपसे अब कुछ नहीं होता। अम्मा ने धीमे स्वर में कहा। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी बहू। आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, नीता ने क्रोध में जवाब दिया। अगर आप मुझसे कुछ दूर रह सको तो ये सबसे बड़ी मदद होगी। नीता का बर्ताव कोई नया नहीं था। जब से वह इस घर में आई थी, तभी से वह अपनी सास को अपने और बेटे रोहित के जीवन से निकालने की कोशिश कर रही थी। उसे ये बात कभी हजम नहीं हुई कि अम्मा इस घर की मालकिन हैं और रोहित अपनी माँ से इतना प्यार करता था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसने रोहित को भी अपने वश में कर लिया था। अब रोहित भी अम्मा से कतराने लगा था और बहू के हर गलत फैसले में उसका साथ देता था। रोहित देर शाम घर आया। उसके चेहरे पर काम की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन नीता ने फौरन उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित ने जैसे ही जूता उतारा, उसने नीता से पूछा, क्या हुआ? फिर अम्मा ने कुछ किया? तुम्हारी माँ बस जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती है, नीता ने गुस्से में कहा। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। उन्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए। रोहित ने एक पल के लिए सोचा। उसने अपनी माँ के साथ बिताए गए पुराने दिनों को याद किया, जब अम्मा ने उसे हर कठिनाई में सहारा दिया था। लेकिन नीता के दबाव और उसकी बातों ने उसके मन में भी माँ के प्रति कठोरता भर दी थी। तो क्या करे? उसने थकते हुए स्वर में कहा, हम नवरात्रा के बहाने कहीं बाहर जाते हैं, माँ को भी साथ ले चलते और फिर वहीं छोड़ आते हैं, नीता ने साजिश भरे स्वरों में कहा। रोहित थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर नीता की आंखों में जो शक्ति और दबाव दिखा, उसने उसे सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, उसने कहा, नवरात्रा के बहाने ही सही, ये मौका सही रहेगा। अगले दिन नीता और रोहित ने अम्मा से बात की। माँ, हम सोच रहे हैं कि इस नवरात्रा में तुम्हें कहीं बाहर ले जाए। तुम हमेशा घर में रहती हो, तुम्हें बाहर की ताज़ी हवा की ज़रूरत है, रोहित ने मजबूर हंसी के साथ कहा। अम्मा ने पहले तो कुछ समझा नहीं। वो ये सोचकर खुश हो गई कि उनका बेटा और बहू आखिरकार उन्हें अपने साथ कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं। उनका चेहरा खुशी से दमक उठा, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनके साथ धोखा होने वाला है। नवरात्रों के दिन आ गए। नीता और रोहित ने अपना बैग पैक कर लिया और अम्मा को भी तैयार कर दिया। सफ़र शुरू हुआ। नीता पूरा समय मुस्कुराती रही, मानो उसके दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा हो। अम्मा, जो इस खुशी को जी रही थी, अपने बेटे और बहू की इस अद्भुत प्रेम भरी बातों में खोई हुई थी। कुछ घंटे के सफ़र के बाद वह एक छोटे से धार्मिक स्थल पर पहुँचे, जहाँ नवरात्रों की भव्य धूमधाम चल रही थी। हर तरफ भक्तों का हुजूम था। माँ दुर्गा की मूर्तियों की आराधना हो रही थी और माहौल में भक्ति का संगीत गूंज रहा था। अम्मा इस धार्मिक माहौल में पूरी तरह डूब गई। उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था, लेकिन नीता और रोहित का असली मकसद कुछ और था। जैसे ही मौका मिला, नीता ने रोहित की तरफ इशारा किया। दोनों ने मिलकर अम्मा को मंदिर के पास एक जगह बैठने को कहा। माँ, आप यहीं थोड़ी देर आराम करो, हम लोग 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे, रोहित ने बिना आंख मिलाए कहा। अम्मा ने विश्वास में सिर हिला दिया।
जब अम्मा बैठी और नीता और रोहित वहाँ से निकले तो वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका काम हो गया था। उन्होंने बिना किसी अपराध बोध के अम्मा को वहीं छोड़ दिया और वापसी का रास्ता पकड़ लिया। उनके दिलों में जरा भी पछतावा नहीं था। अम्मा के कई घंटों इंतजार किया। वह सोच रही थी कि बेटा और बहू कब लौटेंगे। दिन धीरे धीरे ढलता गया और रात की चादर फैलने लगी। जब बहुत देर हो गई तो अम्मा को चिंता होने लगी। उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूछा, लेकिन किसी को भी रोहित और नीता का कोई अता पता नहीं था। अम्मा ने अगले कुछ दिन वहीं मंदिर के पास रहकर गुजारे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेबसी महसूस नहीं की थी। कोई आसपास उनका ख्याल रखने वाला नहीं था। वरदा अकेली, उदास और बेबस हो गई थी। समय बीत रहा था, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। यही वो वक्त था जब एक दिन एक युवक मंदिर में आया। उसने अम्मा को देखा और ठिठक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान की चमक उभरी। उसने झुककर अम्मा से पूछा, माँ जी, आप यहाँ? आप अकेली क्यों बैठी हैं? अम्मा ने ऊपर देखा, लेकिन वह युवक उन्हें पहचान में नहीं आया। उनकी बूढ़ी आंखें धुंधला गई थी। मैं नहीं जानती तुमको, उन्होंने थके हुए स्वर में कहा। युवक ने थोड़ी देर सोचा और फिर एकदम से मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं हूँ वही अनाथ बच्चा जिसे आप और बाबूजी ने अपने बेटे की तरह पाला था। क्या आपको याद नहीं? अम्मा के चेहरे पर अचानक एक बदलाव आया। उन्होंने ध्यान से देखा और फिर उन्हें याद आ गया। अरे तू वही लड़का है, उन्होंने धीमे से कहा। तूने हमें क्यों नहीं बताया कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया है? युवक की आंखों में आंसू थे। उसने अम्मा के हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, माँ, मैं आपको यहाँ इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मुझे बताओ क्या हुआ और किसने आपके साथ ऐसा किया? अम्मा ने आह भरते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। युवक के चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ दिखाई देने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने इस मुंह बोले माँ बाप का कर्ज उतारने का समय आ गया है। युवक का नाम अबे था। ने अम्मा की पूरी बात सुनने के बाद ठान लिया कि वह अब अपनी मुंह बोली माँ को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। उसका दिल गुस्से और दर्द से भर गया। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि रोहित और नीता जैसे लोग इतने निर्दयी और स्वार्थी हो सकते हैं। उसने अम्मा को दिलासा दिया, माँ जी, अब मैं हूँ ना, मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन पहले उन दोनों को सबक सिखाना होगा जो आपको इस हालत में छोड़कर गए। अम्मा ने निराश स्वर में कहा, बेटा, मुझे उन दोनों से अब कोई उम्मीद नहीं है। बस मैं अब और कोई बवाल नहीं चाहती। मैं तो बस अपना बचा हुआ जीवन शांति से जीना चाहती हूँ। लेकिन अबे ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, आपको जो दर्द मिला है उसका हिसाब उन्हें देना ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। अबे ने अम्मा को एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जहाँ उनकी देखभाल हो सके। फिर उसने योजना बनानी शुरू की। उसने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए रोहित और नीता की सारी जानकारी हासिल कर ली। वह जानता था कि इस समय दोनों घर में चैन की सांस ले रहे होंगे। ये सोचकर कि उन्होंने अम्मा से छुटकारा पा लिया है। कुछ दिन बाद अबे ने एक वकील से संपर्क किया और एक कानूनी सलाह ली। अम्मा के नाम पर जो संपत्ति और पैसे थे उनका पूरा विवरण जुटाया। फिर उसने प्लान के तहत सबसे पहले रोहित को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने संपर्कों के जरिए रोहित की कंपनी में घुसपैठ की योजना बनाई। अबे ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले एक मीडिया हाउस से संपर्क किया। वहां काम करने वाले पत्रकारों के माध्यम से उसने रोहित और उसकी कंपनी के बारे में एक स्टोरी प्लांट की, जिसमें उसके माता पिता के प्रति किए गए बुरे व्यवहार और परिवार के साथ धोखे की बातों को उजागर किया गया। ये खबर कंपनी के लिए बड़ा झटका साबित होने वाली थी। उधर रोहित और नीता अपने घर में शांति से जी रहे थे, इस बात से बेखबर कि उन पर किस तरह का संकट मंडरा रहा है। एक शाम जब रोहित ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि नीता काफ़ी चिंतित हैं। क्या हुआ नीता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रोहित ने पूछा। मुझे पता है, नीता ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। तुम्हारी कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ी खबर मीडिया में फैल गई। वो लोग तुम्हारे खिलाफ लिख रहे हैं कि तुमने अपनी बूढ़ी माँ के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया।
अब हर कोई तुम्हें एक निर्दयी बेटा मान रहा है। रोहित का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। क्या ये कैसे हो सकता है? ये किसने किया? मुझे पता नहीं, नीता ने कहा, लेकिन ये खबरें कंपनी के शेयरों को गिरा सकती हैं। तुम्हारी नौकरी और हमारी इज्जत दोनों खतरे में हैं। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। उसने तुरंत अपनी कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया और मामले की तहकीकात करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने वकील से संपर्क किया, उसे एक और झटका मिला। वकील ने बताया, रोहित, तुम्हारे खिलाफ एक और मामला दर्ज हो चुका है। ये मामला तुम्हारी मां की संपत्ति को लेकर है। उन्होंने तुम्हारे नाम की गई संपत्ति को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर अदालत में ये साबित हो गया कि तुमने अपनी मां के साथ अन्याय किया है, तो सारी संपत्ति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। रोहित की दुनिया बिखरने लगी थी। नीता भी अब खुद को असहाय महसूस करने लगी। दोनों इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता खोजने लगे, लेकिन हर तरफ से उन्हें सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। अब अगली चाल चलने को तैयार हो रहा था। उसने अम्मा को तैयार किया कि वह रोहित और नीता के घर जाकर उनसे आमने सामने बात करे। अम्मा पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन अब्बे के विश्वास ने उन्हें हिम्मत दी। माँ जी, अब वक्त आ गया है कि आप खुद जाकर उन्हें बताएं कि आपने क्या सहा है और अब आप किस स्थिति में हैं। अबे ने कहा, उन्हें पता चलेगा कि आप इतनी कमज़ोर नहीं जितना वे सोच रहे हैं। अगले दिन अम्मा और अबे दोनों रोहित के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई, रोहित और नीता ने दरवाज़ा खोला। दोनों को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अम्मा को सामने देखकर उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। माँ, आप? रोहित हकलाकर बोला। हाँ मैं, अम्मा ने सख्त आवाज़ में कहा। सोचा था कि मुझे छोड़कर चैन से जी लोगे। तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊंगी और तुम दोनों मज़े करोगे? नीता ने डरते हुए कहा। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो बस आपको वहाँ थोड़े समय के लिए छोड़ने गए थे। अम्मा ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, मुझे बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन भगवान सब देख रहा है। अब मैं अकेली नहीं हूँ। अबे, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा और रोहित से कहा, मैं अबे हूँ, वो अनाथ लड़का जिसे इस परिवार ने पाला पोसा था। अब इस माँ का बेटा मैं हूँ और अब तुम दोनों इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रोहित और नीता पूरी तरह घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनकी सारी चालें विफल हो चुकी थी और अब वे कानून और समाज दोनों के सामने बेनकाब हो गए थे। अम्मा और अबे के सामने खड़े रोहित और नीता पूरी तरह से घबरा चुके थे। उनके चेहरे पर डर और पश्चाताप के भाव साफ झलक रहे थे, लेकिन अम्मा की आंखों में एक सख्त निर्णय की चमक थी, जैसे उन्होंने अपने बेटे और बहू को माफ़ न करने का कारण बना लिया हो। माँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, रोहित ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ में कमजोरी और पछतावा साफ झलक रहा था। हमें नहीं पता था कि हम आपको इतना बड़ा दुख पहुंचा रहे हैं। ये नीता का आइडिया था, मैंने बस उसका साथ दिया। नीता ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा। रोहित, ये सब मेरा आइडिया नहीं था, तुम भी इसमें बराबर के जिम्मेदार हो। अब मुझे मत फंसाओ। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और अम्मा ने बड़ी शांति से उनकी ओर देखा। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने खुद को मजबूत किया और कहा, चुप रहो तुम दोनों, मुझे अब बहाने या दोषारोपण नहीं सुनना। तुम दोनों ने मुझे अपनी माँ नहीं समझा। मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया और तुम्हारे लिए मैं बोझ बन गई। तुम मुझे छोड़कर इस तरह चले गए जैसे कोई बेकार चीज़ हूँ। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके दिल में जो दर्द था वह अब गुस्से में बदल चुका था। अब मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, उन्होंने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। मैंने अपने सारे रिश्ते तुम्हारे साथ ख़त्म कर दिए हैं। अब मैं तुम्हें उस संपत्ति से भी बेदखल करती हूँ जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। रोहित की आंखें फटी रह गई। उसने घबराते हुए कहा, माँ, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अबे ने तब अपनी आवाज़ उठाई। अब बहुत देर हो चुकी है रोहित, तुमने अपनी माँ को अकेला और बेसहारा छोड़ दिया था।
आज वो जो भी फैसला लेगी उसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा। अम्मा ने अबे की तरफ देखा और कहा, अबे अब इस घर की हर चीज़ तुम्हारी है, तुम ही हो जो इस घर की अगली संतान हो। अबे ने उनके पैर छूते हुए कहा, माँ मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मैंने जो किया वह बस एक बेटे के कर्तव्य के रूप में किया, लेकिन आप अब अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अबे ने अम्मा को सहारा देकर उठाया और कहा, माँ चलो इस घर को छोड़ देते हैं, ये घर अब प्यार और रिश्तों के लायक नहीं है, हम कहीं और अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। अम्मा और अबे ने घर से बाहर कदम रखा, जबकि रोहित और नीता पीछे खड़े अपने किए पर पछता रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके लालच और स्वार्थ ने उनके सबसे कीमती रिश्ते से वंचित कर दिया था। अम्मा ने मुड़कर आखिरी बार अपने बेटे को देखा और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा माफ़ किया, लेकिन इस बार नहीं। कभी अगर तुम्हारे दिल में सच्चा पश्चाताप हो तो मेरे पास आ जाना। तब तक के लिए अलविदा। अम्मा और अभय ने एक नई शुरुआत की। अभय ने अपने संसाधनों और संपर्कों का उपयोग करके अम्मा के लिए एक नया घर बनाया, जहां वे शांतिपूर्ण जीवन बिता सके। अभय ने अम्मा को वह सारी देखभाल की जो उनका असली बेटा देने में असफल रहा। अम्मा ने फिर से खुशी महसूस की, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा बेटा था जिसने न सिर्फ उनके साथ न्याय किया, बल्कि उन्हें सम्मान और प्यार भी दिया। समय बीतता गया और अम्मा का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। उनके दिल में अब कोई दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया था। भले ही रोहित को इसका एहसास बहुत देर से हुआ। अबे की सफलता और अम्मा के आशीर्वाद से उनका जीवन फिर से खुशनुमा हो गया। उन्होंने दिखा दिया कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। सच्चे रिश्ते प्यार, सम्मान और समर्पण पर आधारित होते हैं। और इस तरह अम्मा को उनका सच्चा बेटा मिला और उन्हें वह शांति प्राप्त हुई जो वे वर्षों से ढूंढ रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।